लाइब्रेरी में घना अंधेरा और बड़ा अजीब सन्नाटा था। हैरी ने एक लैंप जलाया ताकि किताबों की लाइनों के बीच का रास्ता देख सके। ऐसा लग रहा था जैसे लैंप हवा में तैर रहा हो, और हालांकि हैरी जानता था कि उसका हाथ इस लैंप को पकड़े हुए था, परंतु यह देखकर उसे कपकपी छूट रही थी। जहां जाना मना था वह हिस्सा लाइब्रेरी के ठीक पीछे की तरफ था। सावधानी से उस रस्सी के पार जाते हुए जो उन किताबों को बाकी की लाइब्रेरी से अलग करती थी, उसने अपना लैंप उठाया ताकि उनके नाम पढ़ सके। किताबों के नाम से उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। उनके उखड़े हुए धुंधले सुनहरे अक्षर ऐसी भाषाओं में थे जो हैरी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। कुछ किताबें तो बिना नाम की थी। एक किताब पर एक गहरा धब्बा था जो खून की तरह भयानक दिख रहा था। हैरी के गले के पीछे के बाल खड़े हो गए। शायद यह उसके मन का वहम हो, शायद ऐसा ना हो, परंतु उसे लगा जैसे किताबें धीमे धीमे फुसफुसा रही थी, जैसे वे जानती हो कि वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति घुसाया था जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। उसे कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। लैंप को फर्श पर सावधानी से रखने के बाद उसने सबसे नीचे की शेल्फ में किसी अच्छी सी किताब की तलाश की। एक बड़ी सी काली सफेद किताब पर उसकी आंखें ठहर गई। उसने इसी कठिनाई से निकाला क्योंकि यह बहुत भारी थी, और अपने घुटनों पर रखकर खोला। एक तेज और दिल दहला देने वाली चीख शांति को चीरती हुई निकली। किताब चीख रही थी। हैरी ने उसे तत्काल बंद कर दिया, परंतु किताब फिर भी चीखती रही और उसमें से कान के पर्दे फाड़ने वाली आवाज लगातार आती रही। वह पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसकी ठोकर लगने से लैंप गिर गया और तत्काल बुझ गया। आतंकित होकर उसने सुना कि बाहर गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। चीखती हुई किताब को वापस शेल्फ में रखते हुए वह भागा। दरवाजे के पास वह फिल्च के पास से गुजरा। फिल्च की पीली अजीब आंखें सीधे उसके पार देख रही थी, और हैरी फिल्च के खुले हुए हाथ के नीचे से फिसलते हुए गलियारे में ऊपर निकल गया। किताब की चीखें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह एक ऊंचे कवच के सामने अचानक रुक गया। लाइब्रेरी से बाहर निकलने के चक्कर में वह इतना उलझा था कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि वह कहाँ जा रहा था। शायद इसलिए क्योंकि अंधेरा था, वह यह नहीं जान पाया कि वह कहाँ था। उसे इतना मालूम था कि किचन के पास एक कवच है, परंतु किचन तो उसके 5 मंजिल नीचे होना चाहिए। आपने मुझसे कहा था प्रोफेसर कि अगर कोई रात को बाहर घूमे तो मैं सीधे आपके पास आ जाऊं। कोई लाइब्रेरी में उस जगह जहां जाना मना है। हैरी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जहां भी था फिल्च को वहां का शॉर्टकट मालूम था, क्योंकि उसकी धीमी चिकनी आवाज करीब आती जा रही थी। और हैरी का दिल धक्का रह गया जब उसने सुना कि जवाब देने वाला आदमी स्नेप था। जहां जाना मना है, वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। जब फिल्च और स्नेप आगे वाले मोड़ से अंदर आए तो हैरी उसी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा रहा। यह सच था कि वे उसे देख नहीं सकते थे, परंतु गलियारा बहुत संकरा था, और अगर वे लोग ज्यादा करीब आए तो वे सीधे उसे टकरा जाएंगे। चोगे के बावजूद उसका शरीर ठोस तो था ही। वह जितनी शांति से पीछे हट सकता था हटा। उसके बाईं तरफ एक दरवाजा थोड़ा खुला था। यह उसकी इकलौती आशा थी। वह सिकुड़कर इसके अंदर घुस गया। उसने अपनी सांस रोक रखी थी और वह कोशिश कर रहा था कि दरवाजा ना हिले। उसे बहुत राहत मिली जब वह बिना आवाज के कमरे के भीतर घुसने में कामयाब हो गया। स्नेप और फिल्च सीधे निकल गए। हैरी दीवार से टिककर गहरी सांसें लेने लगा और उनके कदमों की दूर होती आहट सुनता रहा। वह बाल बाल बचा था, बिल्कुल बाल बाल बचा था। कुछ सेकंड बाद ही वह इस स्थिति में आया कि यह देख सके कि जिस कमरे में वह छुपा था वो कौन सा कमरा था। यह एक ऐसा क्लासरूम दिख रहा था जिसका इस्तेमाल अब नहीं होता था। दीवारों से डेस्क और कुर्सियों के अंधेरे आकार टिके हुए थे और रद्दी कागजों की बाल्टी उल्टी रखी थी, परंतु उसके सामने दीवार से एक ऐसी चीज टिकी थी जो यहाँ की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे सिर्फ रास्ते से हटाने के लिए यहाँ पर रख दिया था। यह एक शानदार दर्पण था, छत जितना ऊंचा। इस पर सोने का फ्रेम था और यह 2 पंजों पर खड़ा था। इसके ऊपर एक वाक्य लिखा था, हूं ता खादी शहीवा की पा ही रांचे काफा में। अब चूंकि फिल्च और स्नेप की आवाज आना बंद हो गई थी, इसलिए उसका डर कम होने लगा। हैरी दर्पण के करीब आया। वह खुद का प्रतिबिंब देखना चाहता था, परंतु उसे एक बार फिर कोई प्रतिबिंब नहीं दिखा। वह इसके सामने खड़ा हो गया। उसे अपनी चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखना पड़ा। वह पीछे घूमा। उसका दिल अभी जितनी तेजी से धड़क रहा था उतनी तेजी से तो यह तब भी नहीं धड़का था जब वो किताब चीखी थी, क्योंकि दर्पण में वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे बहुत से लोग खड़े थे। परंतु कमरा खाली था। तेज तेज सांस लेते हुए वह धीमे से एक बार फिर दर्पण की तरफ मुड़ा। उसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहा था, सफेद और डरा हुआ, और वहां ठीक उसके पीछे कम से कम 10 और लोगों के प्रतिबिंब थे। हैरी ने फिर अपने कंधे के पीछे देखा, परंतु अब भी वहां पर कोई नहीं दिख रहा था। क्या वे लोग भी अदृश्य थे? क्या सचमुच वह अदृश्य लोगों से भरे कमरे में था? और क्या इस दर्पण का जादू यह था कि यह सबका प्रतिबिंब दिखाता था, चाहे वह अदृश्य हो या ना हो? उसने दोबारा दर्पण में देखा। उसके प्रतिबिंब के ठीक पीछे खड़ी एक महिला उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और हाथ हिला रही थी। उसने अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया, पर उसका हाथ सिर्फ हवा से टकराया। अगर वह महिला सचमुच वहां होती तो यह बात तय थी कि वह उसे छू लेता,
क्योंकि उनके प्रतिबिंब बहुत पास पास थे, परंतु उसने सिर्फ हवा को महसूस किया। यानी वह और बाकी लोग सिर्फ दर्पण में ही मौजूद थे। वह बहुत सुंदर महिला थी। उसके गहरे लाल बाल थे और उसकी आंखें बिल्कुल मेरी तरह है, हैरी ने सोचा, और वह दर्पण के थोड़ा और करीब खिसक गया। चमकीली हरी, बिल्कुल वही आकार। परंतु फिर उसने देखा कि वह रो रही थी, मुस्कुरा रही थी, परंतु साथ में रो भी रही थी। उसके पास खड़े लंबे, पतले, काले बालों वाले आदमी ने उसके चारों तरफ अपनी बाह लपेट रखी थी। वह चश्मा पहने था और उसके बाल बहुत उलझे हुए थे, जो पीछे की तरफ चिपके भी थे, जैसे हैरी के थे। हैरी अब दर्पण के इतने करीब आ गया था कि उसकी नाक लगभग उसके प्रतिबिंब को छू रही थी। मम्मी, वह फुसफुसाया। डैडी। वे सिर्फ उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। धीरे धीरे हैरी ने शीशे में बाकी लोगों के चेहरे देखे और उसे अपनी जैसी हरी आंखें, अपने जैसी नाक की कई जोड़ियां दिखी। एक नाटा बूढ़ा आदमी तो ऐसा था जिसके घुटने हैरी की तरह गांठदार थे। जिंदगी में पहली बार हैरी अपने परिवार को देख रहा था। पोटर परिवार मुस्कुराया और उन्होंने हैरी की तरफ हाथ हिलाया। वह उनकी तरफ भूखी निगाहों से देखता रहा। उसके हाथ दर्पण पर टिके थे, जैसे उसे लग रहा हो कि वह इसमें अंदर घुसकर उन्हें छू सकता था। उसके भीतर दर्द की तेज लहर उठ रही थी, जिसमें आधी खुशी और आधा दुख था, बहुत भयानक दुख। उसे नहीं मालूम वह वहां कितनी देर तक खड़ा रहा। प्रतिबिंब गायब नहीं हुए और वह देखता रहा, एक टक देखता रहा, जब तक कि दूर से आती एक आवाज उसे फिर से होश में नहीं ले आई। वह यहाँ अब और नहीं रुक सकता था। उसे वापस अपने बिस्तर पर जाना चाहिए। उसने अपनी माँ के चेहरे से अपनी आंखें हटाई और फुसफुसाया, मैं फिर आऊंगा, और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। तुम मुझे भी तो जगा सकते थे, रो ने चिढ़कर कहा। तुम आज रात चल सकते हो, मैं दोबारा जाने वाला हूँ। मैं तुम्हें दर्पण दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को देखना चाहूंगा, रोन ने उत्सुकता से कहा। और मैं तुम्हारे परिवार, पूरे वीजली परिवार को देखना चाहूंगा। तुम मुझे अपने बाकी भाई और सब लोग दिखा सकते हो। तुम उन लोगों से कभी भी मिल सकते हो, रोन ने कहा। बस गर्मियों में मेरे घर आ जाओ। वैसे हो सकता है कि शायद यह दर्पण सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाता जो मर चुके हैं। हालांकि फ्लेमेल का पता न लगाना बड़ी बुरी बात है। थोड़ा सा बेकन या कोई और चीज ले लो। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? हैरी से कुछ नहीं खाते बन रहा था। उसने अपनी मम्मी डैडी को देख लिया था और वह आज रात उन्हें दोबारा देखने जा रहा था। वह फ्लेमेल को लगभग भूल चुका था। अब यह काम उसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि 3 सिर वाला कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा था, और अगर स्नेप उसे चुरा भी ले तो भी क्या फर्क पड़ता था। तुम ठीक तो हो, रोन ने कहा। तुम अजीब दिख रहे हो। हैरी को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वह दर्पण वाले कमरे को दोबारा नहीं ढूंढ पाएगा। चूंकि चोगे में रोन भी लिपटा था, इसलिए उन्हें पिछली रात की तुलना में धीमे चलना पड़ा। उन्होंने लाइब्रेरी से हैरी के रास्ते को खोजने की कोशिश की और वे लगभग 1 घंटे तक अंधेरे गलियारे में भटकते रहे। ठंड के मारे मेरी कुल्फी जम रही है, रोन ने कहा। दर्पण को छोड़ो, वापिस चलो। नहीं, हैरी ने फुफकारते हुए कहा। मैं जानता हूं वह यहीं कहीं पर है। वे एक लंबी जादूगरनी के भूत के पास से गुजरे जो दूसरी दिशा में जा रही थी, परंतु उसके अलावा उन्हें कोई और नहीं दिखा। जब रोन कहा था कि उसके पैर ठंड के मारे सुन्न होने लगे थे, तभी हैरी को कवच दिख गया। यही है, बस यही, हाँ। उसने दरवाजा खोलने के लिए इसे धक्का दिया। हैरी ने अपने कंधों से चोगा हटाया और दर्पण की तरफ भागा। उसका परिवार वहीं था। उसके मम्मी डैडी उसे देखते ही खुशी से मुस्कुराए। देखा, हैरी फुसफुसाया। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, रोन ने जवाब दिया। देखो, उन लोगों को देखो, बहुत सारे लोग हैं। मुझे सिर्फ तुम दिख रहे हो। इसमें ठीक से देखो, चलो, जहां मैं खड़ा हूं वहां खड़े होकर देखो। हैरी एक तरफ हट गया। चूंकि अब रोन दर्पण के सामने खड़ा हो गया था, इसलिए अब हैरी को अपना परिवार नहीं दिख रहा था। उसे सिर्फ ऊनी पायजामा पहने रोन दिख रहा था। रोन अपने प्रतिबिंब को मंत्रमुग्ध नजरों से एकटक देख रहा था। मेरी तरफ देखो, उसने कहा। क्या तुम अपने सारे परिवार को अपने चारों तरफ खड़े देख सकते हो? नहीं, मैं अकेला हूं, परंतु मैं थोड़ा अलग हूं। मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूं और मैं हेड बॉय हूं। क्या? मैं उस तरह का बिल्ला लगाया जैसे बिल लगाया करता था। मेरे हाथ में हाउस कप और कुजिज कप है। मैं कुजिज का कप्तान भी हूं। रोन ने इस अद्भुत विषय से अपनी आंखें हटाते हुए हैरी की तरफ रोमांचित भाव से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि यह दर्पण भविष्य दिखाता है? क्या कैसे दिखा सकता है? मेरा परिवार मर चुका है। मुझे एक बार और देखने दो। तुमने कल पूरी रात दर्पण देखा है, मुझे थोड़ी देर और देखने दो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कुजिज कप है, इसमें क्या खास बात है? मैं अपने मम्मी डैडी को देखना चाहता हूँ। मुझे धक्का मत दो। बाहर के गलियारे में अचानक एक आवाज आई, जिससे उनकी बहस बंद हो गई। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे कितनी जोर जोर से बोल रहे थे। जल्दी! रोन ने फुर्ती से अपने और हैरी के ऊपर चौका फेंका ही था कि तभी मिसेस नॉरिस की चमकती आंखें दरवाजे पर नजर आई। रोन और हैरी चुपचाप खड़े खड़े एक ही बात सोच रहे थे, क्या यह चौका बिल्लियों पर भी काम करता है?
ऐसा लग रहा था जैसे एक युग के बाद बिल्ली पलटी और चली गई। अब रुकना खतरे से खाली नहीं है, वह फिल्च को बुलाने गई होगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उसने हमारी आवाज सुन ली थी। चलो। और रोन ने हैरी को कमरे से बाहर खींच लिया। बर्फ अगली सुबह भी नहीं पिघली। शतरंज खेलोगे हैरी? रोन ने पूछा। नहीं। तो फिर बाहर चले और हैग्रिड से मिलाए? नहीं, तुम चले जाओ। मैं जानता हूं कि तुम किस बारे में सोच रहे हो हैरी, दर्पण के बारे में। आज की रात मत जाना। क्यों? मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ कुछ खटका लग रहा है। और वैसे भी तुम पहले कई बार बाल बच चुके हो। फिल्च, स्नेप और मिसेस नॉरिस चारों तरफ घूम रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे लोग तुम्हें देख नहीं सकते? मान लो कि वे तुमसे टकरा जाए, मान लो कि तुम किसी चीज से टकरा जाओ। तुम हरमाइनी की तरह बातें कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ हैरी, मत जाओ। परंतु हैरी के मन में सिर्फ एक ही विचार था, यही कि वह दर्पण के सामने वापस जाएगा, और रोन उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता था। तीसरी रात उसने अपना रास्ता पहले से बहुत जल्दी खोज लिया। उसे मालूम था कि वह तेज तेज चल रहा था, जिस वजह से बहुत आवाज हो रही है, और ऐसा करना समझदारी नहीं थी। परंतु उसे रास्ते में कोई नहीं मिला। और एक बार फिर उसके मम्मी डैडी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसके एक दादाजी तो खुशी के मारे सिर हिला रहे थे। हैरी दर्पण के सामने फर्श पर बैठ गया। वह यहाँ रात भर अपने परिवार के साथ बैठने वाला था, और आज उसे कोई नहीं रोक सकता था, कोई भी नहीं, सिवाय। तो हैरी फिर से आ गए। हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का खून जमकर बर्फ हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। दीवार के पास रखी कुर्सियों में से एक पर कोई और नहीं बल्कि एल्बस डंबलडोर बैठे थे। हैरी उनके पास से ही गुजरा होगा, परंतु वह दर्पण तक पहुंचने के लिए इतना बेताब था कि उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। मैं आपको नहीं देख पाया सर। अजीब बात है हैरी, लगता है दृश्य होने से तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है, डंबलडोर ने कहा, और हैरी को यह देखकर राहत मिली कि वे मुस्कुरा रहे थे। तो डंबलडोर ने कहा, और वे भी कुर्सी से उतरकर हैरी के पास फर्श पर बैठ गए। तुम्हारे पहले से देखने वाले सैकड़ों लोगों की तरह ही तुम पर भी शैवाग के दर्पण ने जादू कर दिया है। मैं नहीं जानता था कि इसका यह नाम है सर, परंतु मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम्हें एहसास हो गया होगा कि यह क्या करता है। यह मुझे मेरा परिवार दिखाता है, और रोन को यह दिखाता है कि वह हेड बॉय बन गया है। आपको कैसे मालूम? मुझे अदृश्य होने के लिए किसी चौके की जरूरत नहीं है, डंबलडोर ने धीमे से कहा। अब क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि शैवाग का दर्पण हम सबको क्या दिखाता है? हैरी ने अपना सिर इंकार में हिलाया। मैं थोड़ा समझा दूं। दुनिया का सबसे सुखी आदमी शैवाग के दर्पण का उपयोग किसी आम दर्पण की तरह कर सकता है, यानी कि जब वह इसमें देखेगा तो इसमें उसे अपना बिल्कुल वही स्वरूप दिखेगा जो उसका असली स्वरूप है। क्या इससे तुम्हें मदद मिली? हैरी ने सोचा, फिर उसने धीमे से कहा, यह हमें हमारी ख्वाहिश दिखाता है, चाहे वह जो भी हो, सही भी है और गलत भी। डंबलडोर ने शांति से कहा, यह हमें हमारी दिल की सबसे प्रबल, सबसे गहरी ख्वाहिश दिखाता है, ना उससे अधिक ना उससे कम। तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिले, इसलिए तुम उन्हें अपने चारों तरफ खड़ा देखते हैं। रोनाल्ड वीजली, जो हमेशा अपने भाइयों की छाया में रहा है, अपने आप को अकेला खड़ा देखता है, उन सबसे बेहतर स्थिति में। बहरहाल यह दर्पण हमें ना तो ज्ञान देता है, ना ही सच्चाई दिखाता है। लोग इसके सामने खड़े होने के बाद बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने इसमें जो देखा उससे वे मुग्ध हो गए या पागल हो गए, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि जो यह दिखा रहा था वह सच था या नहीं, संभव था भी या नहीं। दर्पण को कल नए घर ले जाया जाएगा हैरी, और मैं चाहूंगा कि तुम दोबारा इसकी तलाश ना करो। अगर तुम्हारा कभी इससे दोबारा सामना हो तो अच्छी बात नहीं है, यह बात याद रखना। अब तुम अपने शानदार चौके को वापस पहन लो और बिस्तर पर जाओ। हैरी खड़ा हो गया। सर, तो आपसे डंबलडोर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जाहिर है तुमने अभी अभी पूछ लिया है, डंबलडोर मुस्कुराए। बहरहाल तुम मुझसे एक और सवाल पूछ सकते हो। जब आप दर्पण में देखते तो आपको क्या दिखता है? मैं देखता हूं कि मेरे हाथ में मोटे ऊनी मोजे हैं। हैरी देखता रह गया। इंसान के पास कभी पर्याप्त मोजे नहीं रहते, डंबलडोर ने कहा। एक और क्रिसमस आ गया और चला गया, लेकिन किसी ने एक भी जोड़ी मोजे नहीं भेजे। लोग मुझे किताबें ही देते रहते हैं। जब हैरी बिस्तर पर गया तब जाकर उसे यह एहसास हुआ कि डंबलडोर शायद पूरी तरह से सच नहीं बोल रहे थे, परंतु स्कैबर्स को अपने तकिए से दूर हटाते हुए उसने सोचा कि यह बहुत व्यक्तिगत सवाल भी तो था।